Okay. So in today's lecture, we will study Unit 5. ठीक है, we have already completed Unit 4, 1, 2, 3, 4. ठीक है, 4 units we have already completed. So let's start with the Unit 5. So Unit 5 is something related to the problem of entrepreneurs and the role of a government, central government for the development of entrepreneurship and like जो tax benefits होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों से related आपका Unit 5 है. So under this, the first topic which we are going to study here is the role of the government, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है एंड अदर इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आपका स्टेट गवर्नमेंट है, आपका आरबीआई है, ठीक है, अदर कुछ बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप किए गए हैं, जैसे आपका डीआईसी है, एसएसआईसी है, एसआईएसआई है. ठीक है, सो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ठीक है, सो एज यू नो दैट किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप या फिर न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टैब्लिश करना, इट इज नॉट अ इजी टास्क, इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट, इफ स्पेशली इफ इट इज रिलेटेड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जब हमको जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करना है या कुछ ऐसी नई इंडस्ट्री डेवलप करना है जिसका जो है प्रायरली पहले कोई नहीं करता था, तो ये इंडस्ट्री डेवलप करना क्वाइट डिफिकल्ट है, बिकॉज इसके लिए हमको टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज नहीं है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे लेबर चाहिए, स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए, क्या रॉ मटेरियल्स है, उस रॉ मटेरियल्स को हम लोग बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो बहुत कम होता है. एज यू नो, जो हमारी हमारी जो प्रिवेलिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे आयरन एंड स्टील है, ठीक है, अदर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो सारी से रिलेटेड जो है हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है. सो द अमाउंट ऑफ मनी, एक्सपर्टीज, ह्यूमन रिसोर्स, स्किल एंड नॉलेज इन्वॉल्व इज ट्रेमेंडस. बहुत ज़्यादा हमको क्या चाहिए, मनी, एक्सपर्टीज, नॉलेज, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, यूजुअली नॉट विद इन द रीच ऑफ अ जनरल एंटरप्रेन्योर. ठीक है, जो जनरल एंटरप्रेन्योर है या छोटे बिजनेसमैन है या छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो नॉलेज इकट्ठा करना क्वाइट डिफिकल्ट एंड टीडियस जॉब है. सो फाइनेंस, एज यू नो, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बिकॉज बिना फंड्स के तो आप कुछ भी स्टार्टअप नहीं कर सकते. इवन आप अपना इनिशियली बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप शॉप भी ओपन करना चाहते हैं, दैट इन दैट केस यू ऑल्सो नीड फाइनेंस फंड्स. ठीक है, सो फाइनेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक लाइफ ब्लड है इंटरप्राइज का. ठीक है, and in order to start any entrepreneurship, a minimum level of profit build up of infrastructure is essential. ठीक है, सॉरी, प्रायर बिल्डअप इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल. कि आपको एक कम से कम प्रायर एक छोटा सा रूम, अगर आप एक छोटा सा शॉप भी ओपन करना चाहते हो अपने entrepreneurship का, एक छोटा सा व्हाट कैन से ऑफिस, या फिर आप प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ छोटा सा, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की जरूरत है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्रीज हैव नॉट बीन डेवलपिंग इन द बैकवर्ड एरिया. ये वन ऑफ द मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ऐसे छोटे एरियाज है जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती हैं. बिकॉज ऑफ दिस, देखो, आपकी जो बड़ी इंडस्ट्री है वो जनरली सिटी एरिया में स्टैब्लिश होती है, जैसे कि आपका रायपुर है. इन केस आप यहाँ की बात करोगे, छत्तीसगढ़ की बात करो, तो रायपुर में है, बिलासपुर में है, आपका भिलाई दुर्ग में है. ठीक है, एंड छोटे छोटे जो एरियाज है, जैसे आपका जगदलपुर है, बस्तर है, सरगुजा है, अंबिकापुर, इधर पे ज्यादा इंडस्ट्रीज और छोटे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. जैसे आप बात करो ओवरऑल इंडिया की बात करोगे, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ है, आपका हैदराबाद है, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, और दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा. ठीक है, गुजरात. ठीक है, गुजरात में आपका बड़ोदरा है, सूरत है, इधर पे है इंडस्ट्रीज. ठीक है, पोर्ट सिटीज में आसपास भी, जैसे आपका विशाखापट्टनम के आसपास भी है. बट अगर आप बात करो छोटे एरिया की, जैसे बैकवर्ड एरिया, जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करो, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री या कोई बड़ा कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टैब्लिश नहीं हुआ है. एमपी की बात करो, रूरल एरियाज ऑफ यूपी की बात करो, बिहार की बात करो, उड़ीसा की बात करो, झारखंड की बात करो, तो यहाँ कोई छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरली डेवलप नहीं हो पाते, बिकॉज वहाँ पे बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ नॉलेज नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है. ठीक है, एंड ऑल्सो फाइनेंस की भी क्रंच होता है. ठीक है, सो लेट अस स्टडी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं टू डेवलप और टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर. फर्स्ट है आपका एनएसआईसी, दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, सो इट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर ये आता है, एंड इट वाज सेटअप इन 1955, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1947 में. आफ्टर दैट उनको नीड हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था हमारा, सॉरी, सेकंड फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान. सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था, मेन एम था कि हमको इंडस्ट्री सेटअप करना है इंडिया में. ठीक है, तो ये सेटअप हुआ था ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान. ठीक है, सो इसमें क्या किया गया, इसका जो मेन एम था, दैट इज टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. ठीक है, ये इसका मेन एम था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में ऑलरेडी चल रही हैं या फिर कुछ नई ओपन होना चाहती हैं, हम उनको क्या करें, सपोर्ट करें, उनको ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज दें. सो व्हाट आर द मेन फंक्शंस, लाइक टू प्रोवाइड द मशीनरीज ऑन अ हायर परचेज स्कीम. ठीक है, हायर परचेज, एज यू नो, मैंने आपको पढ़ाया बिजनेस लॉ में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड एक और था आपका जो है, 2-3 चीजें पढ़ाई थी ना मैंने, सेल ऑन गुड्स, हायर परचेज
हाई परचेस एग्रीमेंट वगैरह पढ़ाया था, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड द इक्विपमेंट लीजिंग फैसिलिटीज, ठीक है, बहुत सारे जनरल स्टेटमेंट है, तो नो नीड ऑफ लाइक we will not able to finish the topic. Next is to provide the equipment or leasing facility to help in export marketing of the products, ठीक है। जो आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए उनका मार्केटिंग का काम भी करता है एनएसआईसी, ठीक है। सो इट पार्टिसिपेट इन ए बल्क परचेज प्रोग्राम, बल्क में परचेज कर लेता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है डेवलप करती है प्रोडक्ट, उनको क्या करता है बल्क में परचेज कर लेता है एंड देन उनको जो है आपका इम्पोर्ट करता है, सॉरी एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज में या फिर सेल करने के लिए लगा देता है। एंड दिस ऑल्सो डेवलप प्रोटोटाइप ऑफ मशीन्स टू पास ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। प्रोटोटाइप मशीन्स में छोटी ऐसी मशीनरीज जो प्रोटोटाइप बनी होंगी, न्यू बनी होंगी, ठीक है, वो प्रोटोटाइप मशीनरीज बनाने का भी काम करता है। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द रॉ मटेरियल थ्रू द रॉ मटेरियल डिपोट्स, ठीक है, जो है क्या करता है ये रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। बिकॉज एज यू नो कि रॉ मटेरियल्स जो है जनरली सप्लायर के उसमें रहते हैं, तो सप्लायर समटाइम्स क्या करता है उसकी जो प्राइस है वो हाइक कर देता है, बट जनरली उसकी प्राइस जो है वो उतनी कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। तो इन दैट केस क्या करता है एनएसआईसी जो है खुद रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर कर लेता है, उसको क्या करता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द क्या कहते हैं आपके जो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको। दिस विल हेल्प इन अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अ प्लांट, ठीक है। एंड टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग टू द वेरियस इंडस्ट्रियल ट्रेड्स, ठीक है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है कुछ ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सीडो, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एसएसआईसी, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंड एआरआई, दैट इज एआरआई इज व्हाट आई फॉरगॉट, ओके। सो ये क्या करता है बेसिकली, दिस विल फॉर्मुलेट एंड कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम्स विच आर स्पेशली डिजाइन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फॉर्मुलेशन करता है प्लान्स का एंड पॉलिसीज का, एंड कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का कि वो इंप्लीमेंट हो सके फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो दिस विल कवर ऑल द इंडस्ट्रीज, ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज को कवर करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कवर करता है एक्सेप्ट कॉयर बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड, ठीक है। सो ये जो आती है आपकी केवीआईसी के अंदर आती है, ठीक है। ये जो दो बोर्ड है दैट इज कॉयर बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड आती है आपकी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सेंटर के अंदर आती है। व्हाट इज कॉयर, एनीवन नो व्हाट इज कॉयर? कॉयर जानते हो? सिल्क तो जानते हो, सिल्क के क्लॉथ पहनते हैं। व्हाट इज कॉयर? टेल मी व्हाट इज कॉयर। मैम कोकोनट फाइबर। हाँ गुड, कोकोनट फाइबर है, उससे हम हमारा बहुत सारा लाइक डेली पर्पस की चीज़ें बनती हैं, जैसे यू कैन मेक लाइक थ्रेड, वो जो मोटी वाली रस्सी होती है जो बांधने के लिए यूज़ करते हो वो बना सकते हो आप, बैग बना सकते हो, आपके स्लीपर्स चप्पल्स बना सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूज़ होते हैं कॉयर के, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉयर बोर्ड, ठीक है। इसमें भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, बट कॉयर बोर्ड और सिल्क बोर्ड के अंदर जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती है वो केवीआईसी के अंडर आती हैं, सीडो के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। So what are the functions of CEDO? That is to develop the rational policy for development of small scale industries. तो यहाँ लिखा ही है कि formulation and coordination तो develop करेगा policy, जो मैंने पहले ही बता दिया था, and it coordinate the policies and programs of various state government. It maintain the proper liaison with all the concerned agencies, ठीक है। ऐसे बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं एसएसआई में काम कर रही होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में, तो उनके बीच क्या करता है कोऑर्डिनेशन एंड लाइजन मेंटेन करता है। दिस आल्सो कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ई स्टेट, ठीक है। ई स्टेट मतलब क्या होता है कि आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, लाइक वाटर, ठीक है, वाटर रिलेटेड इंडस्ट्री है, पावर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स, रेलवेज, इंटरनेट फैसिलिटीज, ठीक है, अदर टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, ये सबसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब कहलाती हैं ई स्टेट, इंडस्ट्रियल ई स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस रिजर्व्स द आइटम फॉर प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसे आइटम्स हैं, ठीक है, जिनको वो क्या करता है प्रिजर्व कर देता है कि इसको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, ठीक है। लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ आप ले सकते हो लाइक पिकल, ठीक है, पिकल को रिजर्व कर दिया कि इसको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ, और क्या ले सकते हो, डू यू ईट, वो चावल के पापड़ वगैरह बनते हैं, चिप्स बनते हैं, ये सब को क्या कर सकता है वो रिजर्व कर सकता है फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो दिस विल कलेक्ट द डेटा ऑन कंज्यूमर आइटम, ठीक है, कंज्यूमर जो भी आइटम परचेस करता है उनसे डेटा भी कलेक्ट करता है, ठीक है, सर्वे के काम के लिए। एंड दिस विल रेंडर रिक्वायर्ड सपोर्ट टू एंसिलरी यूनिट्स। सो मैंने बताया था व्हाट इज एंसिलरी यूनिट, व्हाट इज एंसिलरी यूनिट? So ancillary units are those units which will produce the intermediate product for the large scale industries, ठीक है। जो small scale industry है वो क्या करता है intermediate product produce करता है, जिसको क्या करता है large scale industry अपने production में use करता है। So this unit is known as a ancillary unit,
This will also encourage the small scale industries to actively participate in all the government stores and store and purchase program. ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो भी प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, उनको क्या करता है गवर्नमेंट जो है अपने जो है काम के लिए, जैसे अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो अगर मैन्युफैक्चर कर रही है टेबल एंड चेयर, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उनको वहीं से प्रोक्योर करेगा, वहीं से परचेस करेगा। ठीक है, उनको वो बड़े बड़े ब्रांड से खरीदने नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज योर SSIB, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब स्टेब्लिश किया, इन 1954 में। ठीक है, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो इट सेम फंक्शन है दैट इज ऑल्सो फैसिलिटेट फॉर ऑन कोऑर्डिनेशन एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल लिंकेज बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट है उनके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का काम करता है। नेक्स्ट इज SSIC, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द स्मॉल स्केल स्मॉल टाइनी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को क्या करता है, केटर करता है कि उनको क्या क्या प्राइमरी डेवलपमेंट नीड्स की जरूरत है। जैसे कि लेट अस सपोज इसके फंक्शंस में देखते हैं, दैट व्हाट आर द फंक्शन, दैट इज दिस विल प्रोक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्केयर रॉ मटेरियल। ये प्राइमरी नीड है कि उनको रॉ मटेरियल की जरूरत ही पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ द मशीनरीज ऑन हायर परचेज सिस्टम, बिकॉज आपका रॉ मटेरियल है तो उसको आप लेबर से ही नहीं बनवाओगे ना, उसके लिए आपको एक मशीन भी चाहिए, सो दैट आपका जो रॉ मटेरियल है वो फाइनल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो सके। दिस विल प्रोवाइड द असिस्टेंट ऑन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी कर लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, तो उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसकी मार्केटिंग करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो SSIC की हेल्प से कर सकते हैं। दिस विल कंस्ट्रक्ट द इंडस्ट्रियल ई स्टेट, मैंने बताया व्हाट इज इंडस्ट्रियल ई स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ द सेम, एंड दिस विल एक्सटेंड टू द सीड कैपिटल। सीड कैपिटल मींस इनिशियल जो फंडिंग होती है फॉर एनी इंडस्ट्री, दैट इज नोन एज द सीड कैपिटल। सीड मींस जो आपका बीज होता है जहाँ से पौधे उगते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल जो फंडिंग होती है दैट इज नोन एज द सीड कैपिटल। सो SSIDC विल प्रोवाइड द सीड कैपिटल असिस्टेंस टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट नेम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ट्रेनिंग या फिर किसी भी तरह का एजुकेशन देने का काम करता है। ठीक है, सो इट हैज बीन सेटअप टू प्रोवाइड द कंसल्टेंसी और अ ट्रेनिंग टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, बोथ एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर जो पहले से अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं उनको भी ट्रेनिंग या कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, एंड ऑल्सो जो प्रोस्पेक्टिव जो न्यू है जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना वेंचर विद इन अ ईयर और विद इन अ 2 ईयर, उनको भी ट्रेनिंग या फिर जो भी एजुकेशन की जरूरत है वो प्रोवाइड करता है। सो व्हाट आर द मेन फंक्शन, दिस विल सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच इंटरफेस का काम करता है कि दोनों जो गवर्नमेंट है उनके अंडर जो जो इंडस्ट्रीज या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। दिस विल रेंडर द टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज टू कंडक्ट द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज योर ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, नेक्स्ट दिस विल इनिशिएट द प्रमोशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, दिस विल सर्विस इन कंसल्टेंसी इंफॉर्मेशन एंड EDP कंसल्टेंसी, ट्रेड एंड मार्केट इंफॉर्मेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्विस। ठीक है, सर्वे का भी काम करता है, मॉडर्नाइजेशन एंड इम्पार्ट द स्टडीज, वर्कशॉप फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड एक्टिविटीज। ऐसे बहुत सारे जनरल टर्म है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सो इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन। बताओ कोई ऐसा पॉइंट है जिसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बोलो ऐसा कोई पॉइंट है जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। Where you have been? मैम मॉडर्नाइजेशन एंड इम्पैक्ट स्टडीज इम्प्लांट स्टडीज। इम्प्लांट स्टडीज। ठीक है, देखो यस मॉडर्नाइजेशन मैम। मतलब पहले क्या होता था, पहले इंडस्ट्रीज जो होती बहुत स्मॉल स्केल में होती थी, तो उसमें क्या होते थे, जनरली लेबर ही वर्क करते थे, लेबर ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे। हम यहाँ इंडस्ट्रीज मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, लार्ज इंडस्ट्री की बात नहीं करें। तो अब क्या कर सकते हैं, हम उसकी जगह पे मशीनरीज लगा सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं। हो सकता है कि वो एंटरप्रेन्योर जो जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या किया, सिर्फ लेबर लेबर हायर कर लिया, ना लेबर ही उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं विद द यूज ऑफ देयर हैंड्स। ठीक है, जो भी हैंड मूवमेंट है, ह्यूमन वर्क है, ठीक है, मैनुअल लेबर है, उसके थ्रू प्रोड्यूस करते थे। बट अब क्या कर सकते हैं, वो उनकी जगह पे कुछ मॉडर्नाइज मशीनरीज लगा सकते हैं। ठीक है, एज यू नो ना, अचार पापड़ के लिए भी आप मशीनरीज लगा सकते हैं, आम आम को कट करने के लिए, पिकल अगर सिंपली अगर आप मैंगो का अचार बना रहे हो, मैंगो की पिकल बना रहे हो, तो उसको कट करने के लिए जरूरी नहीं आपको हाथ से ही काटना है, या फिर वो जो जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट है आप उसको क्या कर सकते हो, मशीन से भी काट सकते हो। तो हो सकता है इसके लिए भी आप एक पूरा एक सेटअप कर सकते हो। सो दैट इज द मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, एंड इम्प्लांट द स्टडीज की आपको अगर जो भी चीज़ों की रिलेटेड स्टडी, अब कॉमन सी बात है, स्टडी तो हर फेज में करना पड़ता है, लाइफ इज अ लाइक लर्निंग। ठीक है, लाइफ में क्या होता है, लर्निंग चलता ही रहता है। तो हम अगर किसी चीज़ से रिलेटेड हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर लोगों को और जागरूक बनाना है कि आप किसी चीज़ को और मोर इफिशियंट वे में कैसे कर सकते हो, और इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल वे में कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आप स्टडीज दे सकते हो, उनको समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, है ना। सो दैट इज योर मॉडर्नाइजेशन एंड इम्प्लांट स्टडीज। एनीथिंग एल्स दैट नीड एक्सप्लेनेशन?
No, ma'am. Okay, so let's move forward. Next is DIC, that is District Industry Center. Okay, so DIC was established in 1978 with the view to provide the integrated administrative framework at the district level for the promotion of small scale industries in rural area. तो ये क्या था, स्टैब्लिश किया गया था इन 1978 में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। मतलब ये क्या काम करता है, ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे क्या करते हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना क्या करते हैं, अपने इंडस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। ठीक है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डीआईसी होता ही है फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया के लिए। सो ये क्या है, बेसिकली एक सिंगल विंडो इंटरेक्टिंग एजेंसी है। यहाँ पे आप जाके जो है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको हायर परचेस मशीनरी चाहिए तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो भी आप वहाँ से क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हो। सो ये क्या है, बेसिकली एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सारी चीजें करा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एज यू नो ना, कि बहुत सारे स्कीम्स बनाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। तो दोनों की जो स्कीम्स है उन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम, या उन सबसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने का काम कौन करता है, डीआईसी करता है। Understood. Next is objectives. Objectives क्या है, this will provide the infrastructure and accommodation facilities. It will encourage the development of small scale industries. ठीक है, this will decentralize the industries to the rural and backward area. ये important है, decentralize the industries means जो rural areas है वहाँ पे generally industries setup नहीं हो पाती हैं because of backwardness, because of वहाँ के जो people हैं, rural area के जो people हैं वो उतने educated नहीं होते, उनको उतनी technology की knowledge नहीं होती। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करते हैं हम लोग जनरली, देखो व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स आपका पावर एक जगह कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही जो यूनिट है उनके पास सारा पावर है। जैसे लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ टाटा। टाटा क्या है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उनमें जो है सब मेन जो है वो सिर्फ टाटा के नाम से चलता है। ठीक है, इसके सारे बहुत सारे सेक्टर्स है, बट उनका जो मेन सीईओ होगा या फिर व्हाट वी कैन से टाटा का जो मेन हेड होगा, ठीक है, वो एक ही होगा। बट क्या होता है, डिसेंट्रलाइज में छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग रूरल एरियाज में अपने अपने बिजनेसेस कर रहे हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है, डिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द दिस विल डिसेंट्रलाइज द इंडस्ट्रीज टू द रूरल एंड बैकवर्ड एरिया, की बैकवर्ड एरिया एंड रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। And this will encourage the ancillary units. ठीक है, जो मैंने बताया what is ancillary, I'm not going to repeat it again. And this will create a congenial atmosphere for the business. Congenial means better, और अच्छा working condition या अच्छा atmosphere for the industries के लिए create करेगा, कि अगर कोई ऐसा person है जिसको industry setup करने का मन है तो वो he or she can start his or her business. Okay. Next, functions. ठीक है, what are the functions of DIC? That is, this will conduct the industrial potential service. ठीक है, and related to the availability of material and human skill, and this will prepare an action plan for the effective implementation of schemes. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती है उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करता है, और उस इंप्लीमेंटेशन करने के लिए उसको क्या क्या एक्शन लेना है, लोगों को कैसे एजुकेट करना है अबाउट दिस स्कीम, उन लोगों को कैसे उस स्कीम का नॉलेज देना है, कैसे उस स्कीम की अवेलेबिलिटी करानी, ये सब काम करता है डीआईसी। So this will guide the entrepreneurs in regard to the most appropriate machineries and equipment, sources of the supply and procurement procedure for its procurement. क्या ये क्या क्या करता है, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स कैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन कौन से होंगे आपके बिजनेस के लिए, ये भी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके लिए कौन कौन से बेस्ट सोर्सेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, कौन से रॉ मटेरियल बेस्ट है, बेस्ट सोर्सेस ऑफ सप्लाई कौन सा है, बेस्ट सप्लायर कौन सा हो सकता है, क्या क्या प्रोसीजर है आपको प्रोक्योरमेंट के लिए, कि आप खुद से मशीनरीज खरीद सकते हो, गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो, हायर परचेस में मशीनरीज खरीद सकते हो, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी वो देता है। सो दिस विल अप्रेज द वर्दीनेस ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्रपोजल। ठीक है, नेक्स्ट, दिस विल असिस्ट द एंटरप्रेन्योर्स टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स ने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है उसको क्या करता है, मार्केट करने का काम भी ये करता है। एंड दिस विल ऑल्सो अंडरटेक द प्रोडक्ट डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, प्रोडक्ट में जो डेवलपमेंट करना है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे फिर आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें कुछ एनहेंसमेंट करना है, वो काम भी ये करता है, या फिर हेल्प करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, फॉर देयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दिस विल कंडक्ट द आर्टिसन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, आर्टिसन जो है, जैसे कि आपके जो कुटीर उद्योग में जो आर्टिसन है, जैसे अगर इफ इट इज अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, जो हैंडलूम से जो इंडस्ट्रीज सॉरी हैंडलूम से जो क्लॉथ बनता है उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो बास्केट वगैरह बनाते हैं आपके बम्बू से, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो बेस्ट एंड एफिशिएंट वे में अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट उनकी इफिशियंसी इंक्रीज हो, उनका जो इनकम है वो इंक्रीज हो। ठीक है, उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग सेशंस दे सकते हैं। दिस विल आल्सो फंक्शन एज अ टेक्निकल आर्म ऑफ डी आर डी ए
फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द IRD प्रोग्राम्स, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज करके कुछ होती है, एंड ये सारी जो होती है बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एंड ऐसा कुछ है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऐसा है, इनका जो है टेक्निकल आर्म जैसा वर्क करता है, ठीक है। So this is about the DICs and also the role of a government and the various institutions for the development of entrepreneurship. So have you understood? अभी तक समझ में आया सारा टॉपिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक नथिंग मच टू एक्सप्लेन, यू कैन राइट ना, लाइक ऐसा कोई भी खास डिफिकल्ट चीज नहीं है, जो मुझे लगा है आई कैन एक्सप्लेन और आई विल एक्सप्लेन, ओके। नेक्स्ट इज फिस्कल एंड टैक्स कंसेशन, ठीक है। जो बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो सेटअप हो चुकी हैं या सेटअप होने वाली हैं, उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टैक्स कंसेशंस दिए हुए हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सो फर्स्ट वन इज द टैक्स बेनिफिट। तो क्या क्या टैक्स बेनिफिट दिया गया है अंडर द सेक्शन 80J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो एग्जेम्प्टेड होती हैं फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन द प्रोजेक्ट विद अ मैक्सिमम ऑफ 6% पर एनम फॉर देयर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जो उनका 6% है वो एग्जेम्प्ट होता है जो उनके पास टोटल कैपिटल है उनमें से, ठीक है। एंड दिस एग्जाम्शन इज अलाउड फॉर 5 years, एंड 5 साल तक ये एग्जाम्शन है जब उनका बिजनेस रन करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, सॉरी बिजनेस जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है तब से 5 साल तक ये एग्जाम्शन मिलता है। एंड बट उसके लिए जो कंडीशन है, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस इंडस्ट्रीज को। फर्स्ट वन कि जो न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनी है दैट हैज नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग यूनिट। मतलब कि पहले कोई इंडस्ट्री चल रही थी उसको आपने दो भाग में डिवाइड तो नहीं किया, किसी तरह का स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं किया या रीनेमिंग तो नहीं किया, उनमें नहीं मिलेगा ये टैक्स कंसेशन बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। एंड सेकेंड थिंग, जो आपकी न्यू इंडस्ट्री है उनमें कम से कम 10 वर्कर काम करने चाहिए विद द यूज ऑफ पावर, ठीक है, विद द यूज ऑफ पावर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स होने चाहिए और एटलीस्ट 20 वर्कर्स होने चाहिए विदाउट यूज ऑफ पावर। देन ओनली दिस इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंड आपको जो है इसमें जो है टैक्स बेनिफिट मिल सकता है कि मैक्सिमम 6% का जो इनकम टैक्स में जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। सो अंडर द सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक जो डेप्रिसिएशन होता है, एज यू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन, फाइनेंस में आपने पढ़ लिया, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। सो डेप्रिसिएशन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिडक्शंस देते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। जो हमारा अकाउंट होता है उनमें से हम कुछ डिडक्शंस दे देते हैं बिकॉज पता है ना कि कोई मशीनरीज है या कुछ चीजें जो लगी हुई है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनकी जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट होती जाती है। सो इन दिस केस जो डिडक्शन अलाउड है, कितना अलाउड है, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज, ठीक है। एंड दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एंड जो एसेट है, एसेट की कौन ओन करना चाहिए, वो ओन करना चाहिए एक्सेसी के पास, ठीक है। जो ओनर है उस बिजनेस का, ठीक है, जिसके नाम पे इनकम टैक्स वगैरह बिजनेस चल रहा होता है, वो जो होता है उसके नाम पे एसेट होना चाहिए। एंड एसेट मस्ट, जो एसेट्स है उनको यूज करना चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि वो फैक्ट्री के लिए होना चाहिए। देन ओनली आपको डेप्रिसिएशन का जो 20 लाख रुपीज डिडक्शन है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन अ फिक्स्ड एसेट, एज यू नो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में होता है, वर्किंग कैपिटल एसेट्स में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स आर टू बी फर्निश टू द इनकम टैक्स ऑफिसर्स एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 34(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कि अगर आपको डेप्रिसिएशन से रिडक्शन चाहिए तो आपका जितना भी फिक्स्ड एसेट है, कौन प्रॉपर्टी को ओन करता है, हम उस प्रॉपर्टी को कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, कितना बैलेंस है आपका, ये सारी चीजें क्या करना पड़ेगा आपको, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सो दैट यू कैन टेक द डिडक्शंस ऑफ डेप्रिसिएशन। Next is rehabilitation allowances. So as you know कि under the section 33 of income tax act कुछ हमको क्या कहते हैं, rehabilitation allowances मिलते हैं। why? Because क्या होता है, कुछ businesses होते हैं वो discontinue हो जाते हैं because of few reasons like फ्लड आ गया, टाइफून आ गया, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, राइट्स हो गया, सिविल डिस्टर्बेंसेस हो गए, एक्सीडेंट, फायर हो गया, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, या फिर कोई आपका कोई एनिमी था उसने कोई आपके बिजनेस में हार्म कर दिया, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका बिजनेस जो है इफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है तो आपका बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है। सो ये जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस होता है उसको क्या करता है, गवर्नमेंट जो है अंडर द सेक्शन 33B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस देता है, ठीक है। सो रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस जो मिलता है उसको हमको क्या करना है, यूज करना है विद इन 3 years, ठीक है, दैट इट कैन बी यूज फॉर द बिजनेस फॉर द पर्पज विद इन 3 years, ठीक है। 3 साल तक आपको उसको यूज करके खत्म करना है। एंड ये जो अलाउंसेस होती है वो होती है 60% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड टू द यूनिट,
ठीक है, 60% जो हमारा अमाउंट है फॉर द डिडक्शन के लिए वो यूनिट के लिए अलाउड है, उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। सो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस आर मेंशन अंडर द सेक्शन 31A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, एट द रेट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। कितना मिलता है हमको, 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ जो हमारा न्यू मशीनरी जो हम एक्वायर कर रहे हैं या फिर न्यू बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनका जो कॉस्ट है उसके लिए हमको 20% का जो है क्या कहते हैं, फंड्स मिल जाता है, 20% उसका अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है कि उनको यूज करना है मशीनरीज और प्लांट खुद के लिए। ठीक है, और खुद के लिए यूज करना है, मतलब अपनी इंडस्ट्री में यूज करना है, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। एंड द सेकंड वन की जो आपकी इंडस्ट्री में जो आपने मशीनरीज या प्लांट प्रोक्योर की है वो किसके लिए होनी चाहिए, उसी ईयर में इंस्टॉल किया होना चाहिए, या फिर उसी ईयर आपने खरीदा हुआ होना चाहिए, या फिर उसके जस्ट इमीडिएट फॉलोइंग ईयर में खरीदा हुआ होना चाहिए। देन ओनली यू कैन गेट द बेनिफिट्स, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट इज टैक्स एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो टैक्स एक्सपेंडिचर के लिए, सॉरी, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी क्या होता है, आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं अंडर द सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो इसके अंदर है कि अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करा रहे हैं, ठीक है, एंड उसमें कोई खर्च हो रहा है, आप सेम ईयर में कराए हैं या फिर उसके प्रीवियस ईयर में कराए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च या किसी टाइप का सर्वे कराया है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट जो होती है आपके टैक्स बेनिफिट्स में देती है अंडर द सेक्शन 35। ठीक है, so this is the sum to be paid to the scientific association for scientific research and capital expenditure incurred on scientific research। ठीक है, आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो पैसे पे किए किसी अदर इंस्टीट्यूशन को तो भी मिल जाएगा। सेकंड केस, अगर आपने क्या है साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसके लिए भी मिल जाएगा। ओके, now comes to the next, amortization of certain preliminary expenses। so preliminary expenses क्या होता है, let us study what are preliminary expenses। let us expense related to the making and preparing of feasibility report। जो हमने पढ़ा था, टेक्निकल फिजिबिलिटी, मार्केटिंग फिजिबिलिटी, फाइनेंस फिजिबिलिटी, ठीक है, मैनेजमेंट फिजिबिलिटी, ये सब चीजें पढ़ी थी ना। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए भी हमको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, कुछ सर्वे करने पड़ते हैं। ठीक है, सर्वे करने पड़ेंगे तो सर्वे के लिए कॉमन सी बात है, हमको पीपल हायर करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट कम्स अंडर द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ सेकंड, इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द बिजनेस, की आपके बिजनेसेस में इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, आपको कौन सा बिजनेस सेटअप करना है, क्या नहीं करना है, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ सर्वे कर रहे हैं, आप कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, मशीनरीज क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, कौन सी मशीनरीज बेटर है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज द लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट। सो अब क्या कहता है, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था फोर्थ यूनिट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपको व्हाट कैसे DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में क्या होता है, सबमिट करना पड़ता है। वहाँ क्या होता है, आपको कुछ अमाउंट ऑफ फी पे करना पड़ता है। तो उस फी या फिर कुछ लीगल चार्जेस हैं, आपको कुछ अदर कुछ चीज़ें हो गए उसके लिए भी चार्जेस पे करने हैं, तो वो चार्जेस भी क्या आते हैं, आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। सो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो है टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं अंडर द सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो हम क्या करते हैं, जो ये एक्सपेंसेस है इन एक्सपेंसेस को हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीलिमिनरी एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम। जो भी जितना भी हमारा जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो कॉस्ट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं हम अपने बैलेंस जो बुक ऑफ अकाउंट होता है उनमें से, फॉर सेटिंग अप ऑफ द न्यू यूनिट, या फिर हम अगर हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट का। ठीक है, now comes to the next, that is a tax concession for the small scale industries। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया, स्पेशली मेंशन दैट रूरल एंड बैकवर्ड एरिया में ही इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, देन ओनली दिस टैक्स कंसेशन विल बी एप्लीकेबल। दैट इज द टैक्स पेयर अंडर दिस कैटेगरी, उनको क्या है 20% का रिडक्शन अलाउड है फ्रॉम देयर प्रॉफिट एंड गेन्स, बिकॉज वो रूरल एरिया एंड बैकवर्ड एरिया में काम कर रहे हैं, तो उनको 20% डिडक्शन अलाउड है फ्रॉम देयर प्रॉफिट और गेन्स। ठीक है, इनकम टैक्स में। एंड नेक्स्ट, ये जो डिडक्शन है वो 10 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, डिडक्शंस कितने के लिए एप्लीकेबल है, 10 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, और व्हाट वी कैन से कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जिस दिन आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उस दिन से 10 साल तक आपको ये डिडक्शंस मिलेगा। एंड दिस इज नॉट अलाउड टू द इंडस्ट्री हु आर इंगेज्ड इन माइनिंग एक्टिविटी। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कोल माइनिंग है, आपका आयरन ओर माइनिंग है, बॉक्साइट है, ठीक है, ये सब की माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, या फिर अदर जो अर्थ मेटल होते हैं, रेयर अर्थ मेटल होते हैं, उनके जो माइनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वहाँ जो है ये आपके टैक्स कंसेशन एप्लीकेबल नहीं है।
ठीक है। सो अगर कोई इंडस्ट्री जो है टैक्स कंसेशन लेना चाहती है कि वो रूरल एरिया एंड बैकवर्ड एरिया में वर्क करती है, तो उसको कुछ चीजें, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है। सो दिस आर द कंडीशन मेंशन, दैट इज इट इज नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि आपकी इंडस्ट्री जो है एक न्यू इंडस्ट्री होनी चाहिए, एक फ्रेश इंडस्ट्री होना चाहिए। ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को हम पार्ट करके, डिवाइड करके नहीं बनाना चाहिए, या फिर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उसको हम कुछ नया नेम करके नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब वो अलाउड नहीं है अंडर दिस एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम अदर बिजनेस। ठीक है, जैसे आपका ही कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था एंड आपने तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या किया, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां से क्या किया, आपने इक्विपमेंट्स उठाए और आपके जो न्यू बिजनेस है वहां पे लगा दिए। सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यू यूनिट। ठीक है, यहाँ भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड द अकाउंट ऑफ अ यूनिट आर ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, जो भी आपके न्यू न्यू बिजनेस है उसका जो भी अमाउंट है या फिर अकाउंट है, वो सब कुछ से ऑडिट किया होना चाहिए। एक पर्टिकुलर जो रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे क्या करना चाहिए, आपको ऑडिट किया हुआ होना चाहिए। एंड इट शुड एम्प्लॉय एटलीस्ट 10 और मोर वर्कर्स। ठीक है, विद द इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द एड ऑफ पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यूज करके अगर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, देन ओनली दिस टैक्स कंसेशन इज एप्लीकेबल। और 20 और मोर वर्कर्स विल बी देयर इन द प्रोसेसिंग यूनिट इफ देर इज अ नो यूज ऑफ पावर। ठीक है। So this is the case, and next is that unit does not claim for a simultaneous deduction under the section 80 HH of income tax act। ठीक है, आप जो है सेम इंडस्ट्री के लिए दो जगह से बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अंडर द सेक्शन 80 HH से क्लेम नहीं कर सकते हो, एंड अंडर दिस आपका जो सेक्शन 35 या 31 है, यहाँ से भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जो टैक्स बेनिफिट है अंडर द 80J। ठीक है, यहाँ से एंड टैक्स 80 HH दोनों में साथ में नहीं क्लेम कर सकते, किसी एक में ही आप एक सिंगल टाइम पे क्लेम कर सकते हैं। एंड दिस शुड बी स्टैब्लिश, जो आपकी इंडस्ट्री है वो यह होनी चाहिए, स्टैब्लिश होनी चाहिए बिफोर 31 December 1970। ठीक है। सो दिस आर द केसेस ऑफ फिस्कल एंड टैक्स कंसेशंस।